नमस्कार, मैं घनश्याम कुमार। आज के साप्ताहिक सुर्खियां कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे पूरे एक सप्ताह में वैसे विषयों के ऊपर जो सुर्खियां बनी रही और लोगों के बीच एक खासा महत्व रखा। आइए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और दरअसल समझने का प्रयास करते हैं वो कौन से ऐसे विषय रहे जो हमारे लिए आवश्यक भी रहा और उन विषयों ने पूरे सप्ताह अपनी गतिविधियों को बनाए रखा। मोदी सरकार पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों का खात्मा कर रही है। इसकी हकीकत तो किसी को पता नहीं लगेगी, लेकिन अगर सरकार ने एजेंसियों को छूट दी है तो ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि मुंबई में हमला करने वाले हैंडलर्स पाकिस्तान में ही बैठे हैं। ब्रिटेन का अखबार द गार्डियन ने दावा किया है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने नीति बदल दी है। मोदी सरकार ने एजेंसियों को भारत के बाहर दूसरे देशों में बैठे आतंकवादियों को हिंदुस्तान के दुश्मनों को खामोशी से खत्म करने की खुली छूट दे दी है। द गार्डियन का दावा है कि मोदी सरकार की इसी नीति का नतीजा है कि पुलवामा हमले के बाद अब तक 20 बड़े आतंकवादी पिछले 2 साल में पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं। किसी को अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी, किसी को जेल में जहर खिला दिया गया, कोई घर में मरा पाया गया। द गार्डियन ने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट छापी है जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलवामा अटैक के बाद मोदी सरकार दूसरे देशों में घुसकर अपने दुश्मनों का सफाया करवा रही है, आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के एजेंट्स ने पिछले 4 सालों में पाकिस्तान, ब्रिटेन और कनाडा में भारत के दुश्मनों का खात्मा किया है। द गार्डियन का दावा है कि उसके रिपोर्टर्स ने तहकीकात की है, भारत के रिटायर्ड रॉ अफसरों से बात की है, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के अफसरों से कन्फर्म किया है, उसके बाद ही ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 से अब तक भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में 20 सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया है और भारत के दुश्मन बने 20 दहशतगर्दों का काम तमाम किया है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एजेंट संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस और नेपाल में बैठकर इस तरह की हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान में जो 20 दहशतगर्द मारे गए हैं उनमें लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और खालिस्तान कमांडो फोर्स के आतंकवादी शामिल हैं। इनमें लश्कर ए तैयबा के शाहिद लतीफ़, जाहिद अखून, रियाज अहमद, हिजबुल मुजाहिदीन के बशीर अहमद पीर और सलीम अहमद रहमानी के अलावा खालिस्तानी आतंकवादी परमजीत सिंह पंजवड़ के नाम शामिल हैं। ये सारे आतंकवादी भारत विरोधी अभियान में शामिल रहे थे। लश्कर आतंकवादी शहीद लतीफ़ 2016 में पठानकोट के एयरबेस पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। जाहिद अखून 1999 के कंधार प्लेन हाईजैक में शामिल था। पाकिस्तान में इन सब की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। शाहिद लतीफ़ को पाकिस्तानी पंजाब के सियालकोट सूबे में एक 20 साल के पाकिस्तानी युवक ने मारा। पंजाब सूबे की पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था। एक और लश्कर आतंकवादी की हत्या 2022 में कराची में की गई थी। उसे अफगानिस्तान के नागरिकों ने गोली मारी थी। जैसे ही द गार्डियन में ये रिपोर्ट छपी तो पूरे पाकिस्तान में इस रिपोर्ट का हवाला देकर भारत पर इल्ज़ाम लगाने लगे और पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी सरकार से जवाब मांगना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की फौज और सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन ना फौज की तरफ से कोई बयान आया, ना आईएसआई की तरफ से और ना पाकिस्तान की सरकार की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान के ज़्यादातर पत्रकार, मीडिया बार बार ये दावा कर रहे हैं कि इन आतंकवादियों की मौत के पीछे भारत का हाथ है और इसके पीछे वो ये तर्क दे रहे हैं कि भारत ये काम सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं कर रहा है। ऐसी घटना तो कनाडा में भी हुई, ब्रिटेन में भी हुई। हालांकि पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों का ये कहना है कि बिना सबूत के भारत पर इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं है। इन लोगों का कहना है कि आईएसआई के जिन अधिकारियों का हवाला गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में दिया है उनको सामने आकर मुल्क को हकीकत बतानी चाहिए। में फौज के करीबी माने जाने वाले पत्रकार बड़े विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की नई पॉलिसी है जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के निर्देशन में अंजाम दी जा रही है। पाकिस्तान से लेकर अमेरिका और कनाडा तक भारत के दुश्मन आतंकवादियों की हत्या की ये पॉलिसी 2019 में शुरू हुई। हालांकि भारत ने 2 टूक लफ्जों में कहा है कि दूसरे देश की धरती पर हत्याएं कराना उनकी नीति नहीं है। विदेश मंत्रालय ने द गार्डियन की स्टोरी में जवाब में कहा कि ये स्टोरी पूरी तरह से काल्पनिक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कह चुके हैं कि गैर कानूनी हत्याएं करवाना भारत की पॉलिसी नहीं है। हाँ, भारत ने पाकिस्तान में 2 बार घुसकर हमला किया।
आतंकवादियों को मारा, लेकिन जब भी भारत ने ऐसा किया तो सीना ठोक कर उसे कबूल भी किया और दुनिया को बताया कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकाने तबाह किए हैं। पहली सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने 2016 में उरी के आतंकवादी हमले के बाद पीओके में की थी। वहीं 2019 के पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादियों के अड्डों को बमबारी करके तबाह किया था। तब भारतीय वायुसेना के हमले में 300 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए थे। प्रधानमंत्री मोदी खुद सार्वजनिक रूप से इन हमलों के बारे में देश की जनता को बताया था। द गार्डियन में छपी रिपोर्ट के आधार पर भारत के एक टीवी चैनल ने भारत के रक्षा मंत्री से जब यह सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर कोई आतंकवादी देश की शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। अगर वे पाकिस्तान वापस भागेंगे तो हम उनको पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है वह बिल्कुल सच है। भारत इतना शक्तिशाली है और पाकिस्तान भी यह समझने लगा है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि भारत अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का इरादा रखता है। भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया। भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, ना ही उनके क्षेत्र पर कब्जा करने की कोई कोशिश की है। लेकिन अगर कोई भारत या उसके शांति को खतरा पहुंचाता है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। द गार्जियन की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर आगे उन्होंने कहा कि अगर पड़ोसी देश के आतंकवादी भारत में शांति भंग करने की कोशिश करेंगे या भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। कोई भी आतंकवादी भारत को परेशान करेगा, अगर आतंकी किसी भी तरह की हरकत करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। अगर वो भागकर पाकिस्तान भी चला जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखना चाहता है। हमारा इतिहास देखो, हमने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया या किसी अन्य क्षेत्र के देश के क्षेत्र का 1 इंच भी कब्जा किए हैं, न कि नहीं किए हैं। ये भारत का चरित्र है। अगर कोई हमारी धरती पर आतंक फैलाकर भारत को डराने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि आश्वस्त रहें, पीओके के लोग खुद मांग करेंगे कि वे भारत के साथ रहेंगे। आपने देखा होगा कि वहां कुछ प्रदर्शन हुए थे क्योंकि वे भारत में विलय करना चाहते हैं। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर में सामान्य स्थिति लौट आई है और विकास तेजी से हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और हमेशा भारत का हिस्सा बना रहेगा। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मदरसा कानून को लेकर के देश भर में चर्चाएं काफ़ी सुर्खियों में रही। इसका मुख्य वजह यह भी रहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर तत्काल रोक लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश का मदरसा कानून अभी रद्द नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने हाल ही में इस कानून को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताकर रद्द कर दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने कानून को गलत समझा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानून के कुछ प्रावधानों को समझने में गलती की। हाईकोर्ट ने 22 मार्च को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत का उल्लंघन बताते हुए निरस्त कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसका मतलब हुआ कि यूपी में मदरसा रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को मदरसों की संस्था मैनेजर्स एसोसिएशन मदरिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। संस्था की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि मदरसा 120 साल से चल रहे हैं और अचानक रोक लगाने से 17 लाख छात्र और 10,000 शिक्षक प्रभावित होंगे। मदरसों में मॉडर्न सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते हैं। हाईकोर्ट के इस तर्क पर सिंघवी ने कहा कि यह मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश जैसे विषय भी पढ़ाए जाते हैं। यह मानना गलत है कि मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। सिंघवी ने यह भी दलील दी कि हरिद्वार और ऋषिकेश में बहुत प्रसिद्ध गुरुकुल हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे पिता के पास वहाँ की डिग्री भी है। क्या आप इन्हें यह कहकर बंद कर देंगे कि वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा रही है? वहीं केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के वेंकटमणि ने कहा कि इस कानून के रद्द होने का एकमात्र असर ये होगा कि मदरसों को कोई सरकारी सहायता नहीं मिलेगी। यूपी सरकार की ओर से एसजी नटराजन ने बताया कि सरकार किसी भी मदरसे को बंद नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सरकार हर साल मदरसों को 1096 करोड़ रुपये की सहायता देती है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने मदरसा कानून के प्रावधानों की गलत व्याख्या की है क्योंकि यह धार्मिक शिक्षा नहीं देता है।
कोर्ट ने कहा, मदरसा बोर्ड को रेगुलेट किया जा सकता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह कहना प्रथम दृष्टया सही नहीं कि बोर्ड के गठन से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट को इस बात की चिंता थी कि मदरसों में पढ़ने वालों को भी क्वालिटी एजुकेशन मिले तो इसका समाधान मदरसा कानून रद्द करने से नहीं होगा। ऐसा करने के बजाय प्रॉपर गाइडलाइन जारी करना होगा ताकि छात्र क्वालिटी एजुकेशन से वंचित न रहे। बेंच ने आगे कहा कि हाईकोर्ट का आदेश 17 लाख बच्चों के भविष्य को प्रभावित करेगा। हमारी नज़र में प्रथम दृष्टया यह फैसला सही नहीं था। इस दौरान यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASG KM नटराज ने बताया कि राज्य सरकार को हाईकोर्ट का फैसला मंजूर है। इस पर CJI चंद्रचूड़ ने पूछा कि हाईकोर्ट में अपने कानून का बचाव करने के बावजूद आप यहाँ कानून का बचाव क्यों नहीं कर रहे हैं। जवाब देते हुए ASG नटराज ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने इसे मंजूर करने का विकल्प चुना। मदरसा बोर्ड कानून के खिलाफ अंशुमान सिंह राठौर के नाम के शख्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। राठौर ने इस कानून की संवैधानिकता वैधता को चुनौती दी थी। इसी पर हाईकोर्ट ने 22 मार्च को फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक है और इससे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। साथ ही राज्य सरकार को मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सामान्य स्कूलिंग सिस्टम में शामिल करने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि मदरसा कानून 2004 धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है, जो भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। अदालत ने यह भी कहा था कि सरकार के पास धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने या किसी विशेष धर्म के लिए स्कूली शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने का अधिकार नहीं है। दरअसल आइए समझते हैं कि मदरसा कानून क्या है। उत्तर प्रदेश में 2004 में यह कानून बनाया गया था। इसके तहत मदरसा बोर्ड का गठन किया गया था। इसका मकसद मदरसा शिक्षा को सुव्यवस्थित करना था। इसमें अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक स्टडीज, तिब्ब, फिलॉसफी जैसी शिक्षा को परिभाषित किया गया है। यूपी में 25,000 मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 16,000 को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा से मान्यता मिली हुई है। 8,500 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें मदरसा बोर्ड ने मान्यता नहीं दी है। मदरसा बोर्ड कामिल नाम से अंडर ग्रेजुएशन और फाजिल नाम से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देता है। इसके तहत डिप्लोमा भी किया जाता है, जिसे कारी कहा जाता है। बोर्ड हर साल मुंशी और मौलवी यानी 10वीं क्लास और आलिम 12वीं क्लास के एग्जाम भी करवाता है। अब आगे के विकल्प के आधार पर देखें तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और केंद्र सरकार को 30 जून 2024 तक जवाब दाखिल करने का वक्त दिया है। इसके बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में इस पर सुनवाई होगी। इसके सभी चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराने की मांग उठी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें सभी चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराने की मांग की गई है। याचिका के अनुसार देश के सभी चुनाव इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएं। विपक्षी पार्टियां लंबे समय से ईवीएम में को लेकर सवाल उठाती रही है और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करती आई है। याचिका में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और चुनाव संचालन नियम 1961 में यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक चुनाव में जहां मतदान होता है वहां वोट बैलेट पेपर के जरिए ही डाले जाएंगे। याचिका में कहा गया है कि इस प्रकार बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल चुनाव का नियम है, यानी सभी चुनावों में पेपर बैलेट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। याचिका के मुताबिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल के मामले में चुनाव आयोग सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही ईवीएम से चुनाव कराने पर विचार कर सकता है। हालांकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की याचिका खारिज कर दिए हैं। पहले भी कई बार ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी इसी तरह की एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। नवंबर 2018 में तत्कालीन CJI रंजन गोगोई ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि हर मशीन में दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है और हर सिस्टम पर संदेह किया जा सकता है। उन्होंने चुनाव में मतदान के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने की याचिका ठुकरा दी थी। 3 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया। खुला के जरिए पत्नी ने दिया तलाक, पति ने चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। एक मामले में केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए माना था कि विवाह समाप्त करने का अधिकार मुस्लिम पत्नी का पूर्ण अधिकार है, जो उसे कुरान द्वारा दिया गया
और यह उसके पति की स्वीकृति या इच्छा के अधीन नहीं है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया। सुप्रीम कोर्ट केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है जिसमें मुस्लिम महिलाओं को खुला से तलाक लेने का पूर्ण अधिकार दिया गया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत खुला तलाक का एक रूप है जिसके जरिए महिला अपने पति से अलग हो सकती है। न्यायमूर्ति एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने केरल मुस्लिम जमात और एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल उच्च न्यायालय को नोटिस जारी किया है। इस मामले के अंतर्गत केरल हाईकोर्ट में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम के तहत मुस्लिम महिला द्वारा अपने पति से खुला प्रक्रिया के तहत अलग होने को चुनौती दी गई थी। केरल हाईकोर्ट ने माना था कि विवाह समाप्त करने का अधिकार मुस्लिम पत्नी का पूर्ण अधिकार है जो उसे कुरान द्वारा दिया गया है और यह उसके पति की स्वीकृति या इच्छा के अधीन नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि फस्क को छोड़कर शरीयत अधिनियम की धारा 2 में उल्लेखित सभी प्रकार के तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए भी उपलब्ध हैं। पति द्वारा इस फैसले को चुनौती दी गई और केरल हाईकोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर की गई जो खारिज हो गई। समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि पत्नी की इच्छा उस पति की इच्छा से संबंधित नहीं हो सकती जो तलाक के लिए सहमत नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि खुला का उपयोग करने का अधिकार एक मुस्लिम महिला को कुरान द्वारा दिया गया और यदि यह अधिकार पति की इच्छा के अधीन होगा तो अप्रभावी हो जाएगा। केरल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पति द्वारा खुला के लिए सहमति देने से इनकार करने पर पत्नी के विवाह समाप्ति की इच्छा को मान्यता देने के लिए देश में किसी भी तंत्र के अभाव में अदालत बस यह मान सकती है कि खुला को पति की सहमति के बिना भी लागू किया जा सकता है। इस्लाम धर्म में यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी से अलग होना चाहे तो वह तलाक देता है। वहीं यदि कोई स्त्री अपने पति से अलग होना चाहे तो उसे खुला का अधिकार दिया गया है। खुला भी तलाक का ही एक रूप होता है लेकिन इनके इस्तेमाल का हक सिर्फ पत्नी के पास ही होता है। बता दें कि खुला उस समय चर्चा में आया था जब भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के पति रहे पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने दूसरी शादी की थी। पाकिस्तानी अभिनेत्री सना जावेद के साथ शोएब मलिक की शादी के बाद यह सवाल उठने लगा कि सानिया और उनके बीच तलाक कब हुआ था। इस पर सानिया मिर्जा के पिता ने बताया था कि सानिया ने शोएब से खुला के तहत तलाक लिया था। बीते 5 अप्रैल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नई मौद्रिक नीति की घोषणा की। इस मौद्रिक नीति में रिजर्व बैंक विकास को लेकर अस्वस्थ दिख रहे हैं लेकिन खाद्य महंगाई को लेकर चिंतित दिख रहे हैं। सवाल है कि जब आरबीआई को लगता है कि महंगाई नियंत्रण में है तो उसने लगातार 7 समीक्षा में रेपो रेट क्यों नहीं घटाया। इसकी वजह है खाद्य महंगाई। शक्तिकांत दास ने कहा कि खुदरा महंगाई दिसंबर के ऊंचे स्तर से नीचे आ गई है लेकिन खाद्य महंगाई का दबाव लगातार बना हुआ है। फरवरी में सब्जियों के दाम 30.2% बढ़ गए थे। 7 महीने में यह सबसे ज़्यादा वृद्धि थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा, हाथी बाहर टहलने गया है और लगता है कि जंगल में लौट जाएगा। हाथी से उनका आशय खुदरा महंगाई से था। आरबीआई गवर्नर यह कहना चाहते थे कि महंगाई नियंत्रण में है और जल्दी ही वह निर्धारित सीमा में आ जाएगी। शक्तिकांत दास वित्त वर्ष 2024-25 में मौद्रिक समीक्षा समिति की पहली बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब थे। आरबीआई ने लगातार 7वीं समीक्षा में रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। आरबीआई जिस ब्याज पर बैंकों को कर्ज देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। इकॉनमी के तमाम सेक्टर इस उम्मीद में है कि महंगाई कम हो तो रिजर्व बैंक रेपो रेट घटाएगा। इससे आम लोगों और इंडस्ट्री के लिए कर्ज भी सस्ता होगा। लॉन्ग टर्म में खुदरा महंगाई के लिए केंद्रीय बैंक का लक्ष्य 4% है। समय समय पर यह 2% कम या ज़्यादा हो सकता है लेकिन 2020 में कोरोना महामारी आने के पहले से यह 4% से ऊपर बनी हुई है। आरबीआई ने 2024-25 के लिए 4.5% खुदरा महंगाई के अनुमान में तो कोई बदलाव नहीं किया है लेकिन अलग अलग तिमाहियों के लिए अनुमान बदले हैं। इसने पहली तिमाही यानी अप्रैल जून के लिए खुदरा महंगाई का अनुमान 5% से घटाकर 4.9%, दूसरी तिमाही के लिए 4% से घटाकर 3.8% किया गया है। तीसरी तिमाही में 4.6% का अनुमान पिछली बार के समान है लेकिन चौथी तिमाही के लिए महंगाई के अनुमान को 4.7 से घटाकर कम कर 4.5% कर दिया है।
सवाल है कि जब आरबीआई को लगता है कि महंगाई नियंत्रण में है तो उसने लगातार समीक्षा में रेपो रेट क्यों नहीं घटाया। इसकी वजह है खाद्य महंगाई। दास ने कहा, खुदरा महंगाई दिसंबर के उच्च स्तर से नीचे आ गई है, लेकिन खाद्य महंगाई का दबाव लगातार बना हुआ है। फरवरी में खुदरा महंगाई 5.09% रही, लेकिन खाद्य महंगाई जनवरी के 8.3 की तुलना में 8.7% हो गई। सब्जियों के दाम 30.2% बढ़ गए थे और 7 महीने में यह सबसे ज़्यादा वृद्धि थी। खुदरा महंगाई दिसंबर में 5.7% और जनवरी में 5.1% रही। इसके अलावा आगे भीषण गर्मी, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और रेड सी संकट का जोखिम भी बरकरार है। आरबीआई के इस मौद्रिक नीति पर टिप्पणी करते हुए अभीक बरुआ, जो कि मुख्य अर्थशास्त्री और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एचडीएफसी बैंक में हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक महंगाई की चुनौती को देखते हुए मौद्रिक नीति सख्त रखना चाहते हैं। आरबीआई भी उनके साथ कदम मिलाकर चल रहा है। यही कारण है कि उसने अभी पॉलिसी दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। अपनी आदत से बाज न आता अमेरिका, अन्य देशों के आंतरिक मामलों में दखल से पहले अपने गिरेबान में भी झांके। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के बैंक अकाउंट आयकर विभाग द्वारा फ्रीज किए जाने के मसले पर पिछले दिनों अमेरिका ने सवाल उठाए। भारत की आपत्ति के बाद भी अमेरिका अपनी चिंता दोहराने से बाज नहीं आया। यह साफ है कि अमेरिकी प्रतिनिधि से उक्त मामलों को लेकर सवाल इसी नीयत से पूछे गए थे कि वह भारत के आंतरिक मामलों में कुछ कहे। इन प्रश्नों को टालने के बजाय अमेरिकी प्रतिनिधि ने यह दिखाना बेहतर समझा कि उसे दुनिया भर को उपदेश देने का अधिकार है। लगता है कि अमेरिका रिश्तों में कड़वाहट घोलने के मूड में है। हालांकि भारत ने काफ़ी संयमित शब्दों में अमेरिका को चेताया है कि कूटनीति में आशा की जाती है कि एक देश दूसरे देश के घरेलू मसलों और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, लेकिन अमेरिका अपने श्रेष्ठता बोध को छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रहा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार और कारोबारी सहयोगी है। इसके बावजूद वह भारत के आंतरिक मामलों में दखल का कोई मौका नहीं चूकता। पूर्व में सीए और कुछ गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई पर भी अमेरिका की तरफ से भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा चुकी है। खालिस्तानी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के कथित साजिश को लेकर भी अमेरिका भारत पर गंभीर आरोप लगा चुका है। मणिपुर में हिंसक झड़पों पर भी अमेरिकी राजदूत ने कहा था कि अमेरिका इस राज्य में हो रही हिंसा को लेकर चिंतित है। उन्होंने यह भी कहा था कि अमेरिका किसी भी तरह की सहायता के लिए तैयार और इच्छुक और पूरी तरह से सक्षम है। हालांकि बाद में अमेरिका ने मणिपुर की स्थिति को भारत का आंतरिक मामला बताया। इससे पहले 2022 में अमेरिका ने भारत को चेताया था कि अगर वह यूक्रेन युद्ध में किसी एक पक्ष के साथ खड़ा नहीं आता तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सवाल यह है कि अमेरिका ऐसा बार बार क्यों कर रहा है। हम बिना शर्त माफ़ी मांगते हैं, चूक हुई। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले पर एससी के फटकार के बाद बोले योग गुरु रामदेव और बालकृष्ण। आयुर्वेद कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए। इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस असाउद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि मामले में पेश दोनों का हलफनामा कहाँ है। इस पर रामदेव के वकील ने कहा कि दोनों ने माफ़ी मांग ली है और दोनों कोर्ट में हाजिर है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अदालती कार्रवाई है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हम आपकी माफ़ी स्वीकार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 नवंबर के अदालत के आदेश के बाद भी अगले दिन रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिर्फ माफ़ी पर्याप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पतंजलि विज्ञापन छापे जा रहा था। आप 2 महीने के बाद अदालत के समक्ष पेश हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि आपने एक्ट का उल्लंघन कैसे किया। आपने कोर्ट का अंडरटेकिंग देने के बाद भी उल्लंघन किया। आप परिणाम के लिए तैयार हो जाएं। क्या आपने एक्ट में बदलाव को लेकर मिनिस्ट्री से संपर्क किया। इस पर पतंजलि ने स्वीकार किया कि उनसे चूक हुई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अदालत की अवमानना का जवाब दीजिए। रामदेव की ओर से पैरवी कर रहे बलवीर सिंह ने कहा कि हमारा माफ़ीनामा तैयार है। तो बेंच ने कहा कि ये रिकॉर्ड में क्यों नहीं है। बलवीर ने कहा कि यह तैयार था, लेकिन हम चाहते थे जरूरत पड़ने पर जरूरी बदलाव किए जाएं। पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के बावजूद अखबारों में विज्ञापन दिए जा रहे थे और आपके मुवक्किल विज्ञापनों में नजर आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप देश की सेवा करने का बहाना मत बनाइए। रामदेव के वकील ने कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। पहले जो गलती हो गई उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। रामदेव ने भी अदालत से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं इस आचरण के लिए शर्मिंदा हूँ।
हम समझते हैं कि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। पीठ ने कहा कि देश की हर कोर्ट का सम्मान किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आपने हमारे आदेश के 24 घंटे के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह विज्ञापन प्रकाशित करना दर्शाता है कि आपके मन में कोर्ट के प्रति कैसी भावना है। इस पर रामदेव के वकील ने कहा कि हमसे गलती हुई है, हम इससे मुंह नहीं मोड़ रहे या छिपा नहीं रहे, हम स्वीकारते हैं, हम बिना शर्त माफ़ी मांगते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के उत्पादों को लेकर फटकार भी लगा चुका है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ ने पहले के आदेशों का पालन नहीं करने के लिए आलोचना भी की थी। पिछले साल कोर्ट ने कंपनी को विज्ञापनों पर रोक लगाने का आदेश दिया था। नवंबर महीने में ही कोर्ट ने पतंजलि से कहा था कि अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता तो जांच के बाद कंपनी के तमाम प्रोडक्ट्स पर 1-1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों को भ्रामक बताते हुए याचिका दायर की थी। इस मामले को अगर समझने का प्रयास करें तो पतंजलि ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर एक कैंपेन चलाया था। इस पर अदालत ने चेतावनी दी थी कि पतंजलि आयुर्वेद की ओर से झूठे और भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद होने चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से एलोपैथी दवाइयों की उपेक्षा हो रही है। आईएम ने कहा था कि पतंजलि के दावों की पुष्टि नहीं हुई है और ये ड्रग्स एवं मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जैसे कानूनों का सीधा उल्लंघन है। पतंजलि आयुर्वेद ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट क्रोनिल स्वासारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय ने फटकार लगाई थी और इसके प्रमोशन पर तुरंत रोक लगाने को कहा था। सनातन विवाद मामले में उदयनिधि को कोई राहत नहीं दिया गया। एफआईआर क्लब करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने स्टालिन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि उनके वकील के मामले की तुलना मीडिया कर्मियों से नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि आपने भाषण दिया है, हमें नहीं पता कि यह पब्लिक डोमेन में है या नहीं, लेकिन अब जब समन जारी हो गया है तो आप 32 दाखिल करके यहाँ नहीं आ सकते। तारीख पर तारीख वाले सिस्टम पर सीजीआई ने जताई नाखुशी। कहा जांच एजेंसियां देश के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई पर ज़्यादा ध्यान फोकस करें। सीजीआई ने 20वें डीपी कोहली मेमोरियल लेक्चर को संबोधित करते हुए तलाशी और जब्ती की जांच एजेंसियों की शक्तियों और किसी शख्स के निजता के अधिकार के बीच संतुलन बैठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एजेंसियों के लिए जरूरी है कि वे तलाशी और जब्ती की शक्तियों और किसी शख्स के निजता के अधिकार के बीच संतुलन बैठाए ताकि निष्पक्ष समाज की आधारशिला बन सके। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि मुझे लगता है कि देश की जांच एजेंसियां एक ही समय में बहुत सारे काम कर रही हैं जिसमें वो उलझी हुई है। ऐसे में एजेंसियों को अपनी लड़ाई खुद चुनने की जरूरत है। जांच एजेंसियां ऐसे मामलों पर मुस्तैदी से कार्रवाई करें जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बने हुए हैं। सीजीआई ने 20वें डीपी कोहली मेमोरियल लेक्चर को संबोधित करते हुए ये सारी बातें कही। इसमें जल्द ही लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस बीच वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पिंकी आनंद सहित देश के 600 से अधिक वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने चिट्ठी में कहा है कि एक विशेष ग्रुप देश में न्यायपालिका को कमजोर करने में जुटा हुआ है। इन वकीलों ने चिट्ठी में लिखा है कि इस खास ग्रुप का काम अदालती फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालना है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जिनसे या तो नेता जुड़े हैं या फिर जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि इनकी गतिविधियां देश की लोकतांत्रिक ताने बाने और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास के लिए खतरा है। सीजीआई को चिट्ठी लिखने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे के अलावा मनन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्जवल पवार, उदय होल्ला, स्वरूपमा चतुर्वेदी जैसे प्रमुख अधिवक्ता शामिल हैं। भोजशाला में जारी रहेगा एएसआई सर्वे। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। इंदौर हाईकोर्ट द्वारा एएसआई को भोजशाला के सर्वे के लिए दिए गए अंतरिम आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी। वहीं याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में पक्षकार नहीं थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। इसी के साथ हमारा यह साप्ताहिक सुर्खियों का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।